children, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic and that is district administration. तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की। आपको पता है बेटा, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है विद द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। अब स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने इंडिया को 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज और 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में डिवाइड किया है। एंड मोर ओवर बेटा, इससे हमारा काम नहीं चल रहा था तो हमने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया था ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमने डिस्कस किया अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। उसी का हम एपेक्स पार्ट पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। There have been further divided into the district and at present आपको पता है इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 755 डिस्ट्रिक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट जो है इम्पॉर्टेंट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो वर्क फॉर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर अदर पर्पस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो क्या किया हमने, डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया तहसील में, परगनाज में और विलेज में। सो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, जो हायर ऑफिसर होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए आपके, या डेप्यूटी कमिश्नर हो गए, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए। डीएम साहब भी सुने हैं ना आपने। सो ही शी इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बेटा जी, ये इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, दीज ऑल आर ब्यूरोक्रेट्स, दे आर द आईएएस ऑफिसर। बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एग्ज़ाम्स को क्लियर करके, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर, एक्सपर्टाइज बनकर तब ये आते हैं। तो ऐसे लोग जो पूरे एक्सपर्टाइज हैं वो तो प्रॉपर वर्क करेंगे ही करेंगे। सो वी कैन से दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब ये जो ऑफिसर्स हैं, they are functioning and they are assisted by a large number of officer और subordinate staff also। देखो बेटा, अकेले तो काम नहीं हो सकता, चेन बनती है पूरी की पूरी। डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, प्लानिंग ऑफिसर है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जेलर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो हर फील्ड में इनको मदद करते हैं। अब क्या होता है कि ये सारे जब मिलकर काम करते हैं तभी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वेल होता है। दिस ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स। These offices are further assisted by the number of subordinate officers। आप देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ एसपी की, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनके नीचे भी बहुत सारा स्टाफ होता है ना पुलिस में। सो दस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज क्वाइट मैसिव। बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसी 1, 2, 4 बंदे की बात नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो व्हाट आर द फंक्शंस, क्या काम है इनके? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को ब्रॉडली हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड रेवेन्यू को मेंटेन करना है, सिविक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करना है, सुपरविजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द रिलीफ वर्क। नाउ डिस्कस ईच एंड एवरी इन द डिटेल। आप ये देखो, चार्ट में आपको दिया है कितने सारे डिपार्टमेंट और लोग इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में ओनली। अब इनके फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या आता है? मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पे कानून बना रहे, कोई कानून को तोड़े ना, ये मेन फंक्शन है इसका। और इसके लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो असिस्ट कौन करता है उन्हें? दैट इज आवर एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस। एंड एसपी इज द इंचार्ज ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट। A district is divided into the circles and each under the charge of DSP, Deputy Superintendent of Police. Then each circle is further divided into थाना। थाना सुना है ना, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है? That is इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। आप देख रहे हो एक चेन बनती जा रही है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में। And inspector of police, now he or she is assisted by the number of sub inspectors and assistant sub inspector, head constables,
So as the village level, constables and chowkidars are appointed keeping in the view the size of the population of the village. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इतनी बड़ी अर्बन एरियाज़ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इतने सारे लोग स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं. आपको पता है बेटा, द पुलिस डिपार्टमेंट जो है इट इज़ असाइंड विद द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. पूरे डिस्ट्रिक्ट में बना के रखना है. अब बना के रखना है तो सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्राइम से प्रिवेंट करना है, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं या ऑफेंडर्स हैं उन्हें पकड़ना भी है. तो इसके लिए क्या चाहिए, पकड़ तो लिया, अब कहाँ रखोगे, जेल में. सो जेल इज़ यूज टू इम्प्राइजन द ऑफेंडर्स. जो भी पकड़े जाते हैं ना, कैदी जो होते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया और कोर्ट में प्रूफ भी हो गया है, तो उन्हें जेल में डाला जाता है पर्टिकुलर चार्ज लगा के. और जेल के हेड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं जेलर. ठीक है. अब जेलर को असिस्ट करते हैं डिप्टी जेलर. तो इस तरीके से जेल में भी काम चलता रहता है. अब जितने भी ये जो ऑफेंडर्स हैं जो पकड़े गए हैं जेल में है, ऐसा नहीं कि वो वहाँ बैठे रहते हैं, उनको जो है स्किल सिखाई जाती हैं ताकि उनका दिमाग हटे और किसी ना किसी प्रोफेशन में वो आगे बढ़े. जैसे टेलरिंग हो गई, वीविंग हो गई, कारपेंट्री हो गई, इवन म्यूज़िक तक सिखाया जाता है, इवन योगा और मोरल लेसन्स भी दिए जाते हैं ताकि जब वो बाहर निकलें तो उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए. अब लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो दूसरा मेन फंक्शन आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड रेवेन्यू. अब देखो, आप घर में रहते हो तो पापा के पास मकान के पेपर होंगे, है ना, रजिस्ट्री होगी. तो ये जो लैंड रेवेन्यू है इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना हम पे, हम वो टैक्स भरते हैं. तो जो हम टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स एक सोर्स ऑफ इनकम है इस गवर्नमेंट का. लैंड रिकॉर्ड्स ये प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं डिस्ट्रिक्ट में. द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील फॉर दिस पर्पस ओनली अंडर द चार्ज ऑफ ए तहसीलदार. आपके जो तहसीलदार है ना, प्रॉपर लिखते हैं कि इस एरिया का, इस डिस्ट्रिक्ट का जो है ज़मीन इसने बेची, इसने खरीदी, इतने गज थी, इतना ये था. एवरी डिटेल इज मैंशनड बाय द तहसीलदार. एंड तहसीलदार is also assisted by the number of नायब तहसीलदार and the पटवारीज, लेखपाल एक्सेट्रा. तो इस तरीके से ये काम चलता है. अब पटवारी वर्ड कहाँ से आया मैडम, लेखपाल. ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द पीपल एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. वाई, बिकॉज ही मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स एंड एक्सेसेस द लैंड रेवेन्यू. बिकॉज पटवारी ने ना पूरा लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने इतनी ज़मीन ली है, इतना टैक्स भरा है, या इन्होंने ये ज़मीन इसको इतने में वापस की है या बेची है. तो ये डिटेल उनके पास होती है. अब थर्ड फंक्शन की बात करें तो सिविक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट. बेटा ये तो सबसे बड़ा फंक्शन है. जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी एक डिस्ट्रिक्ट का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है. अब देखो हमारी सिविक में एमिनिटीज़ में क्या आता है. सबसे पहले हम बात करते हैं ना तो हमें हमारे दिमाग में ही आता है रोड्स. स्मूथ रोड होनी चाहिए भाई, है ना, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, वाटर पाइप. एक दिन अगर आ जाए ना कि पानी आज नहीं आएगा तो ऐसे हो जाते हैं हम, तो वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, हमें लगता है इलेक्ट्रिक लाइन जो है प्रॉपर होनी चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क हो गए, म्यूजियम बनाना, बड़े बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पब्लिक टॉयलेट्स, इस तरीके की फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसका मेन फंक्शन है. इवन इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो. मान लो कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है ना हमारा, PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट है, तो इनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करता है ताकि डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सके. सो ओवरऑल बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना इसका एक मेन फंक्शन है. लेट्स मूव टू द अदर फंक्शन, दैट इज द सुपरविजन ऑफ लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन. देखो बेटा, नंबर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वर्क करती हैं डिस्ट्रिक्ट में. बहुत सारे जो आपके वार्ड काउंसलर और वार्ड्स बने हुए हैं ना, तो ये सारे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. अब ये क्या करते हैं, इन सबको सुपरवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दे सकें. Then apart from that they are going to do the relief work also, because people may need the relief in many case of natural disaster. भगवान ना करे किसी एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, फ्लड है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज हैं, ड्रॉट्स हैं, तो उस टाइम पर ये रिलीफ वर्क यानी कि वहाँ पर प्रॉपर जो है खाना पहुँचाना या लोगों को रेस्क्यू करना, इस तरीके के काम भी ये करते हैं. Now one case study has been given in your book, that is the provision of water. देखो we need the water for the different purpose बेटा, और बिना वाटर के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते.
अब म्यूनसिपैलिटी हो गई या आपका ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनका काम क्या है कि वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुँचे। तो ये क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन डालते हैं और ताकि आपके घरों तक पानी पहुँचे। देन एन ओवरहेड टैंक इज कंस्ट्रक्टेड टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एजेंसीज। अब पानी के लिए भी भाई ये बड़े बड़े टैंक जो है ना, इसको डिग करते हैं, फिर वहाँ से पाइपलाइन जो है निकालते हैं। तो ये सारा काम आपका नगर निगम और PWD करता है। पाइप्स आर ऑल्सो लेड फ्रॉम द ओवरहेड टैंक टू द नेबरहुड एरियाज, जिससे कि पानी की सप्लाई हर जगह पहुंच जाए। पीपल कैन कनेक्ट देयर हाउस विद दीज वाटर पाइप्स एंड गेट द वाटर, है ना। इस तरीके से हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। इफ द ओवरहेड टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी देन द म्यूनसिपैलिटी, तो क्या होगा, देन इट इज हैंडेड टू द म्यूनसिपैलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। मान लो किसी और ने अगर पानी की पाइपलाइन खुदवाई है तो भी मेंटेनेंस के लिए उसे हैंड ओवर करना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी को, क्योंकि बेटा हर जगह हम जाके नहीं रोड को खोद सकते अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए। सो इफ़ द सोर्स ऑफ योर वाटर इज़ अ कैनल और रिवर, वहाँ से अगर आपको पानी मिल रहा है तो ये कैनल और रिवर किसने बनाई है भाई, रिवर तो नेचुरल फ्लो है, मान लो वहाँ से कैनल कैसे आ रही है, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। देन लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो जो है इरिगेशन के लिए पानी जो है आपको सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हम लोग जाके ये सारा काम नहीं कर सकते एज ए प्राइवेट एजेंसीज, गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है। चाहे वेल है, चाहे पॉन्ड्स हैं, ग्राम पंचायत डिग कर रही है, तो इस तरीके से हर लेवल पे हमारी जो ये गवर्नमेंट है ये वर्क करती है। सो दैट वाज द केस स्टडी अबाउट द वाटर सप्लाई ओवर टू द डिफरेंट रीजन। अब बात करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जुडिशरी, जस्टिस इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, और हमारी कंट्री में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से मिलता है, हमारी चेन है बेटा कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में, हाई कोर्ट स्टेट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में, और द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज देखो, अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हो ना बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। कितने कितने केस सॉल्व करेंगे। द कोर्ट्स ऑफ लॉ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक होते हैं सिविल कोर्ट्स और दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सिविल केसेस जो हो गए, वो जो है देखे जाते हैं। मान लो दो लोगों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई, इसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट को लेके लड़ाई हो गई है या अदर राइट्स को लेके लड़ाई हो गई है, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसके पीछे बहुत बड़ा कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो अगर ऐसे क्राइम हुए हैं तो वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केसेस जाएंगे और वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन सिविल कोर्ट में अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर चीफली क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और लोकल सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं ये हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं। जो जुडिशियल आपका सिविल केसेस देख रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जज है हाई पोस्ट पे। अदर सिविल कोर्ट्स इंक्लूड दोज ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, फर्स्ट क्लास जज भी होते हैं, मुंसिफ्स भी होते हैं। तो इस तरीके से जज की पोस्ट भी जो है डिस्क्राइब होती है। लोवेस्ट कोर्ट एट द विलेज लेवल कौन सी होती है, हमारी न्याय पंचायत। देन हम बात करते हैं बेटा क्रिमिनल केसेस इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यहाँ क्या होता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, लाइक आपके मर्डर हो गए, थेफ्ट हो गए, चीटिंग हो गया, वायलेंस हो गया, ऐसे केसेस जो हैं ये हमारे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते हैं। द कोर्ट ऑफ सेशन जज इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑन क्रिमिनल साइड, और लोअर कोर्ट जो होता है दोज ऑफ एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं, या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो लोवेस्ट कोर्ट विलेज में कौन सी होती है, दैट इज हमारी न्याय पंचायत। अब आपका देखो, न्याय पंचायत के अलावा द पावर ऑफ कोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइन एंड पनिशमेंट डिक्रीजेज विद द लोअर कोर्ट्स, यानी जैसे जैसे आपका क्राइम अगर कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से आपकी पनिशमेंट भी कम है। तो लोअर कोर्ट में आपके लोअर टाइप के, जिसमें बहुत कम पनिशमेंट होती है, उस टाइप के केसेस जो है वहाँ पे हैंडल कर लिए जाते हैं। सेशन जज जो है कैन अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वाइल न्याय पंचायत कैन ओनली फाइन।
वो जेल नहीं भेज सकते न्याय पंचायत, लेकिन सेशन जज ये काम कर सकता है। सो यू कैन सी इन द चार्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपको चार्ट दिया हुआ है जहाँ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के आपको पूरे बाइफर्केशन दी हुई है। यू कैन स्टडी वेरी वेल। नाउ we are going to discuss about the person who is not going to satisfy with the judgment of court। फिर क्या करोगे? मान लो आपने सेशन कोर्ट में या लोवेस्ट रंग कोर्ट में आपने डाला और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि भाई क्या सुनाया आप फैसला जज ने, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, फिर क्या होगा? देन यू कैन गो टू द हायर कोर्ट ऑल्सो। एक एग्जाम्पल आपको दिया, पर्सन ट्राइड बाय अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन अपील टू द सेशन जज। अ पर्सन कैन ऑल्सो अपील टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी अगर डिसीजन से, जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द केस। तो इस तरीके से हमारा ये जो एपेक्स, ये जो चेन है ना जुडिशरी सिस्टम की, ये चलती रहती है। सो एक और केस स्टडी आपकी आ गई है यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स की। हमने पढ़ा था लैंड रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेजर फंक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना लड़ाई प्रॉपर्टी को लेके ही होती है, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। समटाइम्स अ लैंड डिस्प्यूट में इन्वॉल्व वायलेंस ऑल्सो। कई केसेस में हमने देखा है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई ने भाई को मार दिया, वायलेंस भी हो जाता है। तो होता क्या है, फिर यहाँ पे पुलिस का रोल भी आ जाता है ना, क्योंकि क्राइम हो गया, मर्डर हो गया। तो अंडरस्टैंड करते हैं इसको कैसे। दिस केस इज बेस्ड ऑन द रियल केस। ये जो केस स्टडी अब आप मेरे को मैं बताने जा रही हूँ ना, ये एक रियल केस है। हुआ क्या, इन द तहसील ऑफ कलनौर देयर लिव्ड द 3 ब्रदर्स। नाम था उन भाइयों का मदन, कृष्ण एंड शंकर। अब क्या हुआ, द हाउस दे लिव्ड इन वाज ब्रॉट अप बाय देयर फादर। पापा का घर था, तो भाई इनहेरिटेड तो तीनों को मिलेगा। अब शंकर वो जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे एंड वर्किंग इन अ फार अवे टाउन, बहुत दूर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो दूसरे शहर में काम करते थे। तो जो मदन और किशन थे वो उस घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू डिवाइड द हाउस इक्वली अमंग देमसेल्व्स। द हाउस वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब शंकर सोल्ड हिज शेयर टू द मदन एज ही नेवर इंटेंडेड टू सेटल द विलेज। भाई वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसने बोला कि भाई मदन तू मेरा हिस्सा ले ले, और उन्होंने अपने दूसरे भाई को ये बेच दिया। अब मदन के पास आ गया बड़ा हिस्सा, क्योंकि क्या हुआ, घर के 3 हिस्से हुए थे ना, लेकिन शंकर ने मदन को दे दिया, अपना हिस्सा बेच दिया कि मैं तो नहीं आऊँगा गाँव में। अब 2/3 हिस्सा मदन के पास आ गया और किशन के पास रहा सिर्फ 1/3 हिस्सा। ये उसे पसंद नहीं आया। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वॉज नॉट रिटन डाउन। अब ये जो ट्रांसफ़र इन्होंने किया, लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं था, ऐसे ही पैसे लिए भाई को और भाई से दे दिया। कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई सिग्नेटरी अप्रूवल नहीं हुआ, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना। तो अब क्या हुआ, पहले तो दे कंटिन्यू टू लिव एज बिफोर, इवन नो कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस इन द हाउस मेकिंग देयर रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। लैंड रिकॉर्ड में क्या है, द हाउस कंटिन्यू टू बी शोन एज 1 यूनिट बिलोंगिंग टू द फादर, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड में उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई हमने 3 टुकड़े कर दिए पापा के मरने के बाद, हुआ ही नहीं कोई रिकॉर्ड। तो एज पर पटवारी और तहसीलदार उस ज़मीन पे तो एक ही मकान है, एक ही हिस्सा है। हुआ क्या, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे समय पास होता गया, मदन और किशन दोनों मर गए। अब द हाउस कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड बाय देयर सन। अब उनके लड़कों की बारी आ गई। मदन के भी 2 बच्चे, अरुण और दीपक, ठीक है। उन्होंने बोला जी हमें दे दो हमारा हिस्सा। भाई वो कह रहे थे कि हमारा हिस्सा मिलेगा तो हम अपने हिस्से पे अपना घर बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन किशन के जो बच्चे थे रोशन और सुरेश, उन्होंने मना कर दिया, काहे का हिस्सा हम नहीं देते 1/3, उनके पास सिर्फ 1/4 हिस्सा है। अब हो गई इन भाइयों में, चारों भाइयों में लड़ाई। वन डे हॉट डिस्कशन टुक प्लेस फॉलोड बाय ब्लोज, गन फायर, बंदूकें भी चल गई। और क्या हुआ, उस बंदूक में एक गोली जाके अरुण को लग गई। अरुण की लाइफ तो ख़त्म हो गई और रोशन लॉस्ट हिज राइट लेग, उसके राइट लेग ख़त्म हो गया उस लड़ाई झगड़े में। इंजरीज वर रिसीव्ड बाय द अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, क्योंकि गन चला दी ना उन्होंने, तो आसपास के लोगों को भी लग गई चोट वोट। तो अब क्या हुआ, FIR लिखवाओ भैया, इन भाइयों ने गदर मचा रखा है, बहुत लड़ाई झगड़ा। FIR लॉन्च की गई, पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन किया गया। दीपक हैज़ ऑल्सो फाइल्ड द सिविल केस फॉर द पार्टीशन ऑफ द हाउस। दीपक जो बचा था उसने कहा भाई मुझे तो पार्टीशन चाहिए,
उसने सिविल केस डाल दिया। एक तरफ क्रिमिनल केस बन रहा है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी को लेके सिविल केस बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो एक ही घर के दो केसेस दो अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह भाई की डेथ हुई है तो वो हो गया क्रिमिनल कोर्ट में गया केस, और दूसरी जगह वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं, दैट इज सिविल के। पटवारी शोड द लैंड रिकॉर्ड एंड सेड दैट हाउस इज 1 यूनिट ओनली। आप कैसे मांग सकते हो, ये तो आपके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, ग्रैंडफादर का था और ग्रैंडफादर से फादर के नाम पे ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद तो आप लोगों का है ही नहीं है हिस्सा। लो भाई, आफ्टर क्वेश्चनिंग अ नंबर ऑफ विटनेस इंक्लूडिंग शंकर, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ द हाउस, द डिस्ट्रिक्ट जज रूल द हाउस बिलोंग टू बोथ मदन एंड किशन, बट द शेयर इज 2/3 and 1/3 respectively, as much Madan's son should get 1/3 each, while the two sons of Kishan will have to the share of remaining 1/3 between them। मतलब शुरू में तो लड़ाइयाँ हुई, लेकिन बाद में जज ने ये कह दिया कि ठीक है, आप इतने सालों से रह रहे हो, उन्होंने ये शो किया कि हम इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के पोते हैं, तो फाइनली उनको ये शेयर दिया गया। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो सेटल हुआ उनमें, वो तो सेटल हुआ, लेकिन क्रिमिनल केस फॉर मर्डर एंड वायलेंस आज तक चल रहा है बेटा, क्योंकि देखो जब गोली चली है और एक का मर्डर हुआ है तो जेल में भी जाएंगे लोग। तो ऐसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या जब आप ज़िंदगी जेल में बिता रहे हो और एक भाई तो दुनिया से ही चला गया। सो कहने का मतलब ये है कि बेटा इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में केसेस आते रहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं इस केस स्टडी के बाद आता है न्यू इनहेरिटेंस लॉ, क्योंकि इन आर कंट्री क्या है ना, देर आर मेनी लॉज रिगार्डिंग पर्सनल प्रॉपर्टी, बहुत सारे बने हुए हैं कानून। पर्सन कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को भी गिफ्ट दे सकती हूँ या सेल भी कर सकती हूँ, ये कानून है भाई, मैं फ्री हूँ। एंड द पर्सन कैन मेक अ विल ऑल्सो, मैंने अपनी वसीयत बना ली कि भाई मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी इसको इसको मिल जाए। द पर्सन टू whom दिस प्रॉपर्टी इज गिवन मे और मे नॉट बी इज द लीगल हेयर। तो ये तो हो गया इनहेरिटेंस, कि भैया वसीयत बन गई है या उसके नाम पे ये ट्रांसफर हो गया है। देन इन मैनी केसेस अ पर्सन मे डाई विदाउट मेकिंग अ विल। भाई इंडिया में ना अभी ये प्रचलन नहीं है कि आप विल बनाओ। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा लॉ ये कहता है प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी बाय द लीगल हेयर्स, जो भी उसके बच्चे हैं। लीगल हेयर ऑफ पर्सन में जो है उसके बेटे भी आ सकते हैं, बेटी भी आ सकती है, और अदर रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, वाइफ या हस्बैंड भी आ सकते हैं, ठीक है। सो अर्लियर जो था डॉटर्स को ये अधिकार नहीं था राइट टू प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का फादर की प्रॉपर्टी में, लेकिन अभी क्या है बेटियों को भी हक है पापा की प्रॉपर्टी में अधिकार लेने का। तो ये न्यू इनहेरिटेंस लॉ दिया गया जिससे जो डॉटर्स हैं वो मजबूत हो जाएं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पाउस सन एंड डॉटर्स ऑफ डिसीड द प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर। मान लो फैमिली के पर्सनल सारे ही चले गए तो भाई बहन या माँ बाप के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। और मान लो इन केस देयर इज़ नो लीगल हेयर, कोई है ही नहीं खानदान में, तो फिर क्या होगा, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी स्टेट के पास, राज्य के पास आ जाएगी। द लीगल हेयर इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी एज वेल एज द डेप्ट ऑल्सो। इसीलिए इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि अगर पापा की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है ना बेटा, तो अगर पापा ने डेप्ट लिया है, कर्जा लिया है, तो वो भी आपको मिल रहा है। सो दैट इज इनहेरिटेंस लॉ जो आपको रिसीव हो रहा है। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. The administrative structure of district, क्या कहते हैं हम उसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड होता है 5 कैटेगरीज में। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड्स को रखना, लैंड रेवेन्यू, सिविक एमिनिटीज, डेवलपमेंट, सुपरविजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिलीफ वर्क। लॉ एंड ऑर्डर जो है कौन मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस, पूरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ये होता है। द लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं तहसीलदार या लेखपाल या पटवारी के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट करता है वेरियस एजेंसीज को। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट में है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में। और अंडर द न्यू इनहेरिटेंस लॉ डॉटर्स कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द parents. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.